सो बॉयलर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बॉयलर का। पहले ये देखना है कि बॉयलर है क्या चीज। ओके, सो बॉयलर की किस हिसाब से हम बॉयलर को डिफाइन करेंगे। नॉर्मली क्या है कि एनीथिंग दैट कैन जनरेट स्टीम वी कैन से बॉयलर, बट according to your IBR Act 1950, any closed vessel exceeding the capacity of 22.75 liters that generates steam under pressure is a boiler. मतलब कोई भी क्लोज्ड वेसल हो जो क्या कर रहा है, स्टीम जनरेट कर रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम मिनिमम 22.75 लीटर से ऊपर होना पड़ेगा। बिकॉज जो हमारे घर में प्रेशर कुकर है, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर का कैपेसिटी का प्रेशर कुकर है, वो भी स्टीम जनरेट कर सकता है, बट इसको हम बॉयलर नहीं बोलेंगे। लेकिन वही कुकर, वही प्रेशर कुकर का वॉल्यूम अगर 22.75 लीटर से ऊपर हो गया तो हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, बॉयलर डिक्लेयर करेंगे, और उसको चलाने के लिए काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, उसमें बहुत सारी और चीजें लगानी पड़ जाएगी। ऐसे ही हम उसमें खिचड़ी नहीं पका पाएंगे, है ना। सो अगर यही है बॉयलर, तो देखते हैं ये आईबीआर क्या चीज है। व्हाट इज आईबीआर? आईबीआर मतलब इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। सो ये जो आईबीआर है ये कब से शुरू हुआ? In 1863, a very serious boiler explosion occurred in Calcutta. तो आज से सोचो 200 साल पहले 1863 में बॉयलर का एक्सप्लोशन हुआ था। ये बहुत खतरनाक हो गया उस टाइम पे, काफी सारे लोगों ने अपना जान गंवाई उसमें। उसके बाद से गवर्नमेंट अलर्ट हुआ और फिर प्रोसेस शुरू हुआ कि भाई इस चीज को कैसे रोका जाए। फिर इन 1864 तुम्हारा बेंगल एक्ट 6 बोल के एक एक्ट आया 1864, जिसने क्या किया कि बॉयलर के जितने सारे सिर्फ बॉयलर और प्राइम मूवर्स मतलब टरबाइन का जितना सारा इक्विपमेंट्स है, उसका एक्सेसरीज है, तो उसका कुछ गाइडलाइंस बनाया। सो वही से शुरू हो गया, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर बॉयलर लेजिस्लेशन इन इंडिया। उससे पहले कोई बॉयलर का रेगुलेशन नहीं था, जो जिसका जैसा मर्जी वैसे चला सकता था। उसके बाद और काफी सारी चीजें हुई और हर एक स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना अपना एक एक लॉ बनाना शुरू किया। और फिर हमको पता है कि जब अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कुछ बनाना शुरू करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, फिर वहां पे कमीशन की बातें आ गई, लोकलाइज्ड हो गया चीजें बॉयलर, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रूल्स वेरी करने लगे। तो इसमें प्रॉब्लम आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाया कि द बॉयलर लॉ कमेटी, जिसने 1920 में ये कमेटी फॉर्म हुआ, और जिसको बोला गया कि आप एक काम करो भाई, पूरे देश में एक जैसा हो वैसा क्या कानून ला सकते हैं उसको देखो। The basic All India Act was passed in 1923। फिर उस लॉ कमेटी ने एक बिल पेश किया जिसमें उन्होंने क्या किया कि रेगुलेशंस और रूल्स को अलग अलग कर दिए कि भाई लोकलाइज्ड की बॉयलर टेक्निकल जो चीजें है, टेक्निकल चीजें स्टेट वाइज वेरी नहीं करती है, तो टेक्निकल चीजें सेंट्रली पूरा इंडिया में एक ही रहेगा, उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। So the basic All India Act was passed in 1923. The Boiler Law Committee prepared a uniform set of technical regulations and a model set of administrative rules. अब क्या किया कि लोकल जो चलाने का जो लोकलाइज प्रेफर्ड रूल्स है उसको अलग कर दिया और टेक्निकल चीजों को अलग कर दिया। टेक्निकल चीजें कहाँ पे आ गई, रेगुलेशंस पे आ गई, ठीक है। The regulations referred entirely to technical matters। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब क्या होता था कि लोकल पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका इन्फ्लुएंस आ रहा था,
तो बड़ा दिक्कत हो रहा था बिजनेस करने में, लोगों को बॉयलर लगाने में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो फिर रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं, तो टेक्निकल चीजें चेंज करने पड़ रहे थे, which is not feasible. So the regulations referred entirely to technical matters. फिर regulations बना दिए जो purely technical matters, और all over India में same regulation चलेंगे, whereas the rules referred to the question concerning administration of the act. मतलब localized जो rules है वो जोनल वाइज वेरी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट वाइज कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, तो उस वो सब रूल्स अलग से कर दिए और रेगुलेशंस को अलग कर दिए। Boiler Indian Boiler Act 1923 provides for the safety of life, property and property of persons from the danger of explosion of boiler. So हमारा जो Boiler Act है वो क्यों बनाया गया है? Safety of life and property. The current version of these regulations is known as your IBR 1950 with amendments. अभी वो जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ कि काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए, और लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ 22 फरवरी 2005 में। उसके बाद का एग्जैक्टली थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझको भी पता नहीं, लेकिन 2005 का जो अमेंडमेंट है दैट वाज द लास्ट अमेंडमेंट। सो आईबीआर बोलने से जब अब आपको कोई भी बोलता है कि भाई ये आईबीआर है क्या चीज, कहीं इंटरव्यू पे पूछा, कहीं पे आप एग्जाम्स देते हो वहां पे, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये आईबीआर आया कहाँ से, आईबीआर क्या बोलता है, और ये आईबीआर की गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम अपना पूरा बॉयलर का सेटअप करते हैं, उसको चलाते हैं। अब जो भी बॉयलर में लगाएंगे, जो मटेरियल्स लगाएंगे वो आईबीआर रिकमेंडेड होना चाहिए, और आपका जितना सारा माउंटिंग एक्सेसरीज जो जो लगेगा वो सब आईबीआर स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो आईबीआर क्या है? आईबीआर है इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस, और ये शुरू कब से हुआ? 1864 से शुरू हुआ। 1864 से चलते चलते अभी जो करंट वर्जन है दैट इज योर आईबीआर 1950, और इसी एक्ट आईबीआर 1950 के अनुसार, उसी के हिसाब से, एनी क्लोज्ड वेसल exceeding the capacity of 22.75 liter that generates steam under pressure is a boiler. तो अब बॉयलर समझ में आ गया है ना? सो बॉयलर का डेफिनेशन सिर्फ ये मत बोलो कि एनीथिंग दैट कैन जनरेट स्टीम। ओके ओके सर, नाउ देखते हैं कि यार बॉयलर का पार्ट्स क्या क्या है, किस पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सब आप लोग पढ़ के आए हो या फिर जानते भी हो। तो एक शेल होता है, या फिर ड्रम कहते हैं उसको, जो पानी को होल्ड्स करता है। एक फर्नेस होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं और हीट सप्लाई करते हैं। वाटर फ्लो पाथ होता है जिधर से पानी जा रहा है। स्टीम फ्लो पाथ होता है जिसको हम गैस फ्लो पाथ भी बोलते हैं, सॉरी गैस फ्लो पाथ होता है जो आपका जो फ्लू गैस है, कोयला जला, कोई भी जो फ्यूल है वो जला, उसके बाद जो हॉट एयर निकल रहा है, गैस फ्लो पाथ हो गया, स्टीम फ्लो पाथ हो गया। तो शेल और ड्रम, फर्नेस, वाटर फ्लो पाथ, गैस फ्लो पाथ, स्टीम फ्लो पाथ एंड एश हैंडलिंग सिस्टम। अगर आप सॉलिड फ्यूल जला रहे हो तो फिर एक एश हैंडलिंग सिस्टम रहेगा। यही सारे बॉयलर के पार्ट्स होते हैं। All the boiler parts can be classified as your mounting accessories auxiliaries. ये पता है? अब मेरे को बताओ what are mountings? Mountings क्या है? Mountings are it necessary to बॉयलर को चलाने के लिए बेसिक जो नीड है वो माउंटिंग है। अगर उसके माउंटिंग के बिना हम चला नहीं सकते बॉयलर, तो ये मेन माउंटिंग रहता है। नहीं मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। माउंटिंग क्या है? माउंटिंग जो नेसेसरी पार्ट है, इसके बिना बॉयलर नहीं चला सकते हम। उसमें मान लीजिए फर्नेस, नहीं बॉयलर नहीं चला सकते का मतलब क्या है? वो माउंटिंग्स का क्या मेन पर्पस क्या है? माउंटिंग्स का पर्पस क्या है?
माउंटिंग को लगाने का पर्पस क्या है? माउंटिंग से माउंटिंग अगर नहीं होते तो मींस एक प्रेशर और टेम्परेचर जो भी एक्सेसरीज है वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो एक्सेसरीज क्या है? एक्सेसरीज एक्स्ट्रा डिवाइस, आपको इफिशिएंसी अगर बढ़ाना है तो एक एक्सेसरीज यूज करते हैं। ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज क्या है? ऑक्सिलरी तो कंफ्यूजन है ना? तो देखो, हाँ माउंटिंग, माउंटिंग क्या है? माउंटिंग आर दोज डिवाइसेस व्हिच आर installed in the boiler for safety and control purpose. ठीक है? ओके। Mountings are the components, those are mounted over the body of the boiler for safety and control of the process. ठीक है? तो सेफ्टी और कंट्रोल के लिए जितने सारे इक्विपमेंट, जितने सारे डिवाइसेस आप लगा रहे हो बॉयलर पे, उसको हम बोलते हैं माउंटिंग। एक्सेसरीज क्या है? जैसे बताया तुमने कि एक्सेसरीज वो सारे इक्विपमेंट्स है जिसको हम लगाते हैं ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। और ऑक्सिलरीज क्या है? ऑक्सिलरीज वो सारे इक्विपमेंट्स है जिनके बिना बॉयलर चल ही नहीं सकता है। दोज कंपोनेंट्स व्हिच हेल्प द बॉयलर इन फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। ठीक है? अब देखो, माउंटिंग्स में क्या आ रहे हैं? जैसे आपके सेफ्टी वाल्व्स हो गए, गोज ग्लास हो गया, प्रेशर गोज हो गया, एयर वेंट वाल्व हो गया, मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व, मेन स्ट्रीम वेंट वाल्व, फीड चेक वाल्व, सीबीडी, आईबीडी, ये सारे क्या है? माउंटिंग से। क्योंकि ये सारे क्यों लगाए हैं हमने? क्योंकि या तो वो सेफ्टी दे रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है बॉयलर को। ठीक है? So mountings are those components which are mounted over the body of the boiler for safety and control purpose. Clear? Accessories क्या है? Accessories are those which are installed to increase the efficiency of the boiler. अब boiler का efficiency कौन increase कर रहा है? Economizer हो गया, एयर प्रीहीटर हो गया, सुपर हीटर हो गया। तो ये सारे क्या है हमारे? एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ये सब हो गए हमारे एक्सेसरीज। ठीक है? और ऑक्सिलरीज क्या है? ऑक्सिलरीज वो सारे इक्विपमेंट्स है जो बॉयलर को चलने में मदद करती है। उसके बिना बॉयलर चल नहीं सकता है। जैसे आपका फीड पंप हो गया, आपका आईडी फैन हो गया, पीए फैन हो गया, कोल फीडर्स हो गए, तो उसके बिना बॉयलर चल नहीं सकता है। तो दोज आर योर ऑक्सिलरीज। माउंटिंग्स के बिना, माउंटिंग्स जो है, माउंटिंग्स के बिना बॉयलर आराम से चल सकता है, लेकिन हम चलाते नहीं है या फिर हमको चलाने का परमिशन नहीं है। अब पकड़ लो, अगर बॉयलर में सेफ्टी वाल्व नहीं होगा तो क्या बॉयलर नहीं चलेगा? सेफ्टी वाल्व अगर नहीं है बॉयलर में तो बॉयलर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सेफ्टी क्यों? वाल्व। सेफ्टी वाल्व नहीं होने से क्यों नहीं चलेगा बॉयलर? बॉयलर आराम से चलेगा। सेफ्टी वाल्व से तो क्या लेना देना है? सोचो हाँ सोचो। बराबर, सेफ्टी कंट्रोल करना। सेफ्टी वाल्व अगर नहीं होगा बॉयलर में तो बॉयलर चलेगा कि नहीं चलेगा? बॉयलर तो चलेगा, चलेगा। लेकिन हाँ। अगर प्रेशर हाई हो गया तो उसको बचाएगा कौन? हम्म तो इसीलिए हम इस सेफ्टी वाल्व को क्या बोल रहे हैं? माउंटिंग्स बोल रहे बराबर हैं, है। क्योंकि ये बॉयलर को बचाने के काम में आ रहा है, सेफ्टी पर्पस के लिए काम में आ रहा है। या फिर कभी अगर प्रेशर बहुत हाई हो जा रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आप मेन स्ट्रीम वेंट वाल्व खोल दे रहे हो, है ना? मेन स्ट्रीम वेंट वाल्व खोल दे रहे हो, स्टार्टअप वेंट वाल्व खोल के प्रेशर को रिलीज कर दे रहे हो। तो ये मेन स्ट्रीम वेंट वाल्व क्या है? बराबर। मेन स्ट्रीम वेंट वाल्व आपका माउंटिंग हो गया, क्योंकि वो कंट्रोल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, सेफ्टी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। अगर गोज ग्लास नहीं होगा तो बॉयलर चलेगा? हाँ भाई, गोज ग्लास नहीं है उससे बॉयलर को क्या मतलब है? गोज ग्लास लगाया है ताकि हम बॉयलर का लेवल देख सके,
कि भाई अगर इसके अंदर पानी नहीं होगा तो बॉयलर का स्टार्वेशन हो जाएगा, है ना। तो उस चीज के बचाने के लिए हमने गॉज ग्लास लगाया है। प्रेशर गॉज, यार बैंड वाल्व, मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व, सीबीडी बोलो, आईबीडी बोलो। अब सीबीडी आईबीडी क्या है, कंटिन्यूअस ब्लो डाउन या फिर इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। ये सब अगर नहीं लगाएंगे बॉयलर में तो क्या बॉयलर नहीं चलेगा क्या? बॉयलर तो चलेगा, लेकिन अगर सीबीडी नहीं दोगे तो अगर कंटामिनेंट्स आ गए, इंप्योरिटीज आए, तो बॉयलर का के अंदर में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए माउंटिंग्स क्या है, माउंटिंग्स आर दोज components which are installed or which are mounted over the body of the boiler for किस लिए? सेफ्टी सेफ्टी एंड कंट्रोल। एंड कंट्रोल। तो अब क्लियर हो गया पूरा आपका पूरा दिमाग में? हाँ, ओके, परफेक्ट। और एक्सेसरीज क्या है? एक्सेसरीज ये है जो इसके एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एक्सेसरीज है जो एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जैसे अपना ईआर प्रीहीटर हो गया। अब ईआर प्रीहीटर नहीं लगाओगे तो क्या बॉयलर नहीं चलेगा? डेफिनेटली चलेगा, स्टीम तो बना ही देगा। लेकिन ठंडा हवा अगर आएगा, एयर प्रीहीटर का काम क्या है? एयर को गर्म करना है। अगर एयर प्रीहीटर नहीं लगाते हो तो फिर क्या आएगा? ठंडा हवा आएगा, तो वो कूलिंग इफेक्ट करेगा, एफिशिएंसी डाउन होगी। बराबर। इकोनोमाइजर नहीं लगाते हो तो जो फ्लू गैस आपका फर्नेस से निकल के बाहर जा रहा है इकोनोमाइजर के थ्रू, अगर वहां पे इकोनोमाइजर नहीं लगाएंगे तो वो फ्लू गैस का जो हीट है वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगा और ठंडा पानी डायरेक्ट बॉयलर के अंदर जाएगा, तो ठंडा पानी जाएगा, एफिशिएंसी घटाएगा, आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इकोनोमाइजर क्या कर रहा है? इसका एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है। सुपर हीटर भी बॉयलर का पार्ट नहीं है, वो एक्सेसरीज में आ रहा है। बॉयलर का पार्ट ही है सारा, लेकिन एक्सेसरीज में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सुपर हीटर क्या कर रहा है? आपका स्टीम को सुपरहीट कर दे रहा है, सेचुरेटेड स्टीम को सुपरहीट कर दे रहा है। तो जितना ज्यादा हायर टेम्परेचर पे जाएगा, एंथैल्पी बढ़ेगा, उतना अच्छा वर्क डन होगा। वो हम देखेंगे बाद में। तो ये हो गए एक्सेसरीज की बातें। लास्ट क्या है? ऑक्सिलरीज है। और ऑक्सिलरीज क्या है? ऑक्सिलरीज वो सारे इक्विपमेंट्स है जिसके बिना बॉयलर चल नहीं सकता है। अब पानी अगर तुमको ड्रम में भेजना है तब तो फीड पंप चाहिए ही चाहिए ना भाई। फ्लू गैस को अगर नहीं, फ्लू गैस को अगर निकालना है एफडीसी बॉयलर से तो मेरे को आईडी फैन चाहिए। एयर को अगर अंदर घुसाना है तो फिर एफडी फैन चाहिए। उसके बिना ये पर्पस फ्लूइडाइजेशन नहीं हो पाएगा एफडी फैन के बिना। तो ऑक्सिलरीज आर दोज इक्विपमेंट्स जिसके बिना बॉयलर चल नहीं सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मतलब आईबीआर में इसका ये नहीं है कि आपको ये लगाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो कि ऑक्सिलरी जो है, अगर आप बिना फीड पंप के अगर आप पानी बॉयलर के अंदर किसी तरीके से डाल सकते हो तो फिर आप चलाओ, उसमें आईबीआर को कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन माउंटिंग्स जो है वो आईबीआर के नजर में है कि भाई आप सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। अगर बॉयलर है तो उसमें सेफ्टी वाल्व होना पड़ेगा, अगर बॉयलर है तो उसमें गॉज ग्लास दोनों साइड में होना पड़ेगा ड्रम में, अगर आपका सीबीडी आईबीडी होना पड़ेगा। तो ये सारे आईबीआर के गाइडलाइंस है। तो माउंटिंग्स जरूरी नहीं है बॉयलर को चलने के लिए, लेकिन माउंटिंग्स के बिना हम बॉयलर को चला नहीं सकते हैं। समझ रहे हो? माउंटिंग्स आर नॉट दोज पैरामीटर्स, दोज इक्विपमेंट्स जिसके बिना बॉयलर चल नहीं सकता है। बॉयलर चल सकता है लेकिन हम चला नहीं सकते। और ऑक्सिलरीज वो सारे इक्विपमेंट्स है जिनके बिना बॉयलर चल ही नहीं सकता है। तो उसमें तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर तुम चला सकते हो तो भी चला लो उसके। ठीक है, नेक्स्ट बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बॉयलर तो आपको पता है, बॉयलर को बहुत सारे बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका फ्लू गैस पाथ या फिर वाटर सर्किट जिसको बोलते हैं, तो उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है कि फायर ट्यूब बॉयलर है। जो आपका ड्रम होगा बॉयलर का, वो ड्रम का एक्सिस किधर है, वर्टिकल एक्सिस है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि ये वर्टिकल बॉयलर है कि हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। फर्नेस का पोजीशन के हिसाब से एक्सटर्नली फायर्ड होगा या फिर इंटरनली फायर्ड होगा। मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन
कि सर्कुलेशन क्या है, नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है बॉयलर के अंदर कि फोर्स सर्कुलेशन हो रहा है, उसके हिसाब से आप बॉयलर को क्लासिफाई करोगे। तो कोई एक पैरामीटर नहीं है जिसके ऊपर बेस करके आप बोलोगे कि ये ऐसा बॉयलर है। अभी अगर एक बॉयलर का अगर क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं तो हम हो सकता है कि दिस इज हॉरिजॉन्टल ड्रम, वाटर ट्यूब बॉयलर, और हॉरिजॉन्टल ड्रम, एक्सटर्नली फायर्ड वाटर ट्यूब बॉयलर, आप बोल सकते हो फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। फिर यूज के हिसाब से कि बॉयलर को आप किस पर्पस से यूज कर रहे हो उसके हिसाब से बॉयलर होता है स्टेशनरी बॉयलर या फिर मोबाइल बॉयलर, जैसे हमारे लोकोमोटिव इंजिन्स में लगते हैं या फिर आपके शिप में लगते हैं, जहाज में लगते हैं, तो वो सब क्या है मोबाइल बॉयलर से। और जो इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज कर रहे हैं हाई प्रेशर बॉयलर है, वो क्या है स्टेशनरी बॉयलर है। टाइप्स ऑफ फ्यूल, कौन सा फ्यूल आप जला रहे हो उसके हिसाब से भी बॉयलर का क्लासिफिकेशन होगा, जैसे ऑयल फायर्ड हो गया, कोल या फिर बायोमास फायर्ड बॉयलर हो गया, या गैस फायर्ड बॉयलर हो गया। तो आप किस टाइप का फ्यूल आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से भी बॉयलर का क्लासिफिकेशन करोगे कि कोयला जला रहे हैं कि बायोमास जला रहे हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट कि बॉयलर जो आपने सपोर्ट दिया हुआ है बॉयलर का वो टॉप सपोर्ट है कि बॉटम सपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग बॉयलर का क्लासिफिकेशन करेंगे। और फाइनली स्टीम के प्रेशर के हिसाब से बॉयलर का क्लासिफिकेशन करेंगे कि लो प्रेशर बॉयलर है, मीडियम प्रेशर बॉयलर है कि हाई प्रेशर बॉयलर है। तो लो प्रेशर बॉयलर मतलब कितना 20 केजी या फिर 20 बार से नीचे वाला प्रेशर का अगर बॉयलर है तो उस बॉयलर को हम बोल रहे हैं लो प्रेशर बॉयलर। अगर 20 से 80 बार 20 टू 80 बार के अंदर का अगर बॉयलर है तो इसको हम लोग मीडियम प्रेशर बोलते हैं, और कभी कभी हम लोग 40 केजी के ऊपर हम लोग उसको हाई प्रेशर भी बोलते हैं। सो 80 बार तक एग्जैक्टली ये मीडियम प्रेशर बॉयलर है, और 80 बार से ऊपर का अगर प्रेशर होता है तो वो हाई प्रेशर बॉयलर कहलाता है। और इसमें फिर से दो कैटेगरी आते हैं, एक होता है सब क्रिटिकल, एक होता है सुपर क्रिटिकल। सब क्रिटिकल क्या है, 221 बार से नीचे का अगर होगा तो वो सब क्रिटिकल, 221 बार के ऊपर का होगा तो वो होगा सुपर क्रिटिकल। अब मेरे को ये बताओ कि ये 221 बार को क्यों पकड़ा है कि सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल को डिफाइन करने के लिए। तो वाटर और जो सब क्रिटिकल बॉयलर में वाटर और स्ट्रीम दोनों सेपरेट किए होते हैं, और क्रिटिकल बॉयलर में डायरेक्टली वो डिवाइड नहीं करते, डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है कि 221 बार के ऊपर आपका स्टीम एंड वाटर दोनों क्या होता है कि सेम फेज में आ जाते हैं, है ना। हाँ 221 बार में आपको वो डायरेक्टली आपका सुपर हीटेड स्टेट में जाता है। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो होता है उसमें ड्रम नहीं होता, बॉयलर ड्रम की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फर्नेस से वो स्टीम में कन्वर्ट होता है सुपर हीटेड, और एक ही फेज में चला जाता है, ठीक है। ठीक है तो सर। सब क्रिटिकल जो है 221 बार के नीचे का जो बॉयलर है उसमें आपका स्टीम ड्रम लगता है, क्योंकि वो क्या होता है सेचुरेटेड स्टीम होता है, और सेचुरेटेड स्टीम फिर से जाके सुपर हीटर में जाता है, तब जाके वो सुपर हीट होता है। ओके, लेकिन सुपर क्रिटिकल में वो डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम बन के निकल जाता है, तो स्टीम ड्रम नहीं होता है सुपर क्रिटिकल। तो याद रहेगा हाई प्रेशर बॉयलर में क्या है सुपर क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल। कौन सा प्रेशर 221 225। बार, 221 बार में आपका डायरेक्टली वो पानी जो है वो सुपर हीटेड स्टेट में चला जाता है। अब देखते हैं कि कुछ लो प्रेशर बॉयलर प्रैक्टिकल बॉयलर्स को देख रहे हैं। प्रैक्टिकल बॉयलर्स में आपको पता है कोकरन बॉयलर होता है, लैंकिशायर बॉयलर होता है, कोकरन बॉयलर, लैंकिशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर या फिर बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, ये सारे हमारे छोटे छोटे बॉयलर होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल बॉयलर्स और लो प्रेशर बॉयलर्स। तो जैसे कोकरन बॉयलर हो गया, ये क्या है, ये वर्टिकल शेल है, वर्टिकल शेल बॉयलर होता है, और फायर ट्यूब बॉयलर होता है, छोटा बॉयलर है, फायर ट्यूब है, और मतलब
जो एकदम कम स्टीम अगर चाहिए आपको, किसी लैब में चाहिए, छोटा मोटा काम के लिए चाहिए, कोकरन बॉयलर आपका बहुत यूजफुल है। लैंकशायर बॉयलर में क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल और फायर ट्यूब ही है, इंटरनली फायर्ड है और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। तो ये भी लो प्रेशर के लिए लैंकशायर बॉयलर यूज करते हैं। रेंज अगर देखोगे तो कोकरन बॉयलर आपका मैक्सिमम 30 TPH तक का आएगा, वर्किंग प्रेशर अप टू 20 बार। तो लो प्रेशर बॉयलर इन जनरल 20 बार के अंदर ही होता है। लोकोमोटिव हमको पता है जो मोबाइल बॉयलर्स होते हैं, इट इज हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब टाइप बॉयलर, और इसका जो फ्लो है वो मैक्सिमम आपका 14 बार, प्रेशर 14 बार 8.5 TPH के आसपास रहता है। सो बैबकॉक विलकॉक्स ये भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल शेल है और वाटर ट्यूब बॉयलर है। अगर छोटे बॉयलर में वाटर ट्यूब बॉयलर देखोगे तो बैबकॉक विलकॉक्स मिलेगा, जिसका प्रेशर भी काफी ऊपर तक, फ्लो काफी ऊपर तक है, जैसे 20 TPH से लेके 40 TPH तक। तो बाकी जितने सारे आपके छोटे बॉयलर्स है लो प्रेशर के, उसमें से बैबकॉक विलकॉक्स ही एक ऐसा बॉयलर है जो वाटर ट्यूब बॉयलर है, और जिसको हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा हाई रेंज तक चला सकते हैं, जैसे 40 TPH काफी अच्छा ये मान सकते हो, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब में माउंटिंग्स तो सेम ही लगेंगे, आपके प्रेशर गोज होते हैं, वाटर लेवल, ये सारी चीजें होती है। इसको हम जब माउंटिंग्स पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। तो सब में माउंटिंग्स लगे हुए होते हैं। एफिशिएंसी मोटा मोटी 80% के करीब में रहता है, 70 to 80% के बीच में। मेन हमारा जो फोकस है वो है इंडस्ट्रियल बॉयलर पे। इंडस्ट्रियल बॉयलर पे क्या क्या मिल रहा है? FBC फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, PF बॉयलर, पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर, ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर एंड WHRB वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। FBC मतलब क्या है? फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, जहाँ पे फ्लूइडाइजेशन होता है, जो आप यूज कर रहे हो अभी, है ना। और where the bed acts as a igniter, जो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड है इनकमिंग फ्यूल का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉयलर्स की, AFBC होता है, PFBC होता है और CFBC होता है। AFBC मतलब एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, PFBC मतलब प्रेशराइज्ड और सर्कुलेटिंग। ठीक है। PF बॉयलर क्या है? जहां पे हम लोग कोल को क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, पूरा पाउडर्ड फॉर्म में लाते हैं और उसको नोजल के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। तो PF बॉयलर में फर्नेस के अंदर क्या बनता है? फायर बॉल बनता है ना। और PF बॉयलर आपका सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल में चलता है। जितना बड़ा बॉयलर होगा, तो अगर बहुत बड़ा बॉयलर है तो फिर आपका AFBC इज नॉट सुटेबल। वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग? PF बॉयलर यूज करते हैं। द हाईएस्ट स्टीम टेम्परेचर ऑफ सुपर क्रिटिकल से 540 डिग्री से 600 डिग्री तक, और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल 650 डिग्री से 720 डिग्री तक का बॉयलर का PF बॉयलर में अवेलेबल है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे PF बॉयलर। ट्रेवलिंग ग्रेड क्या है? ट्रेवलिंग ग्रेड में आपका ग्रेड चलता रहता है, उसके ऊपर आप कोई भी टाइप का फ्यूल जला सकते हो, आपका बायोमास जला सकते हो, आपका GMC वेस्ट जला सकते हो। वो हर एक चीज, किसी भी टाइप का फ्यूल को खाने के लिए सबसे अच्छा जो बॉयलर है वो ट्रेवलिंग ग्रेड है, और मेनली आपका बायोमास वगैरह के लिए काफी सुइटेबल बॉयलर है। और वेस्ट रिकवरी आपको पता है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई एक प्लांट है जहां से आपका वेस्ट हीट जा रहा है, स्टील प्लांट है, फर्नेस से बहुत सारा हीट आ रहा है, या फिर आपने एक गैस टरबाइन लगाया है और गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट में काफी सारा हीट वेस्ट हो रहा है, तो वहां पे हम लोग WHRB लगाते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर लगाते हैं। ठीक है। ये 4 टाइप के मेन बॉयलर से AFBC, PF, ट्रेवलिंग ग्रेड एंड WHRB। ठीक है। अब देखो, irrespective of types of boiler, all the industrial boilers mainly have 3 major section. Number 1 economizer,
नंबर 2 इवेपोरेटर, नंबर 3 सुपर हीटर। इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर क्या है, एक्सेसरीज है, और बॉयलर का मेन जहां पे स्टीम कन्वर्शन होता है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेटर। सो इकोनोमाइजर वहां पे क्या है कि फ्लू गैस पाथ पे हम कुछ ट्यूब्स लगा रहे हैं कि फ्लू गैस पाथ, जो फ्लू गैस वेस्ट हो रहा था वो फ्लू गैस इस पानी को गर्म कर देगा, दैट इज माय इकोनोमाइजर। इवेपोरेटर वो पार्ट है जहां पे क्या होता है कि वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और सुपर हीटर क्या है, जो स्टीम बनता है सेचुरेटेड स्टीम, उसी स्टीम को वो सुपर हीट कर देता है ना। सो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। Irrespective of types of boilers, all boilers have three basic requirement to generate steam. क्या क्या requirement है, हमको पानी चाहिए, हमको फ्यूल चाहिए, और हमको यार्ड चाहिए। पानी कौन सा पानी चाहिए, क्वालिटी वाटर चाहिए और डीएम वाटर चाहिए। सो डीमिनरलाइज्ड वाटर बॉयलर को चाहिए, आप कोई भी पानी यूज नहीं कर पाओगे, वो आपको पता है। फ्यूल कोई भी फ्यूल हो सकता है जो एनर्जी उतना प्रोड्यूस करे कि इकोनॉमिकली वायबल हो और सेफ हो, एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, वो मेरा फ्यूल हो सकता है। और फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। एयर, यार दो टाइप का एयर चाहिए, एक तो हो गया कंप्रेस्ड एयर, एक हो गया हमारा ड्राफ्ट एयर। सो एयर इज नीडेड फॉर योर कंबशन पर्पस, फॉर फ्लूइडाइजेशन पर्पस और न्यूमेटिक कंट्रोल पर्पस। तो ये तीनों चीजें तो हमको चाहिए ही चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी बॉयलर का। तो आज फर्स्ट लेक्चर था, प्राइमरी लेक्चर था, जहां पे हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा कि भाई होता क्या है। क्या क्या देखा आज देखा हमने आईबीआर क्या होते हैं, आईबीआर क्या कब से शुरू हुआ और आईबीआर क्यों बनाया गया। फिर हमने देखा कि बॉयलर का माउंटिंग एक्सेसरीज और क्या कहते हैं इसको, ऑक्सिलरीज क्या होते हैं और क्यों होते हैं। माउंटिंग्स क्या होता है, सेफ्टी एंड कंट्रोल पर्पस के लिए यूज होता है। ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, जिनके बिना हम बॉयलर को चला नहीं सकते हैं। और एक्सेसरीज क्या होता है, जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो एक्सेसरीज बताओ क्या क्या है एक्सेसरीज बॉयलर में। बॉयलर एक्सेसरीज एपीएच, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर। सुपर हीटर। और बॉयलर का ये क्या है, माउंटिंग्स क्या क्या यूज करते हो। सेफ्टी वॉल, प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, इस सब। सो सेफ्टी वाल्व हो गए, मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व हो गए, सीवीडी आईवीडी हो गया, ये सारे क्या है हमारे माउंटिंग से। और ऑक्सिलरीज तो बॉयलर के हिसाब से, टाइप ऑफ बॉयलर के हिसाब से अलग अलग होंगे, लेकिन फीड पंप सभी में चाहिए, बॉयलर फीड पंप चाहिए ही चाहिए होगा, है ना। और आई डिफेन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन से टाइप का बॉयलर है। उसमें हो सकता है इन जनरल होता है आई डिफेंस तो चाहिए ही चाहिए। अब आईडी और एफटी लगाओगे तो फिर उसमें हम आएंगे कि बैलेंस ड्राफ्ट क्या है, फोर्स ड्राफ्ट क्या है ना, उसमें आएंगे। सो इतना समझ गए हैं, अभी थोड़ा सा बेसिक्स लेवल पे डिस्कस करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ इसको, तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आईबीआर क्या है, 19 बॉयलर का डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू आईबीआर 1950 एनी क्लोज्ड वेसल एक्सीडिंग द कैपेसिटी ऑफ 22.75 लीटर। ये इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी इंटरव्यू पे जाते हो तो वॉल्यूम मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपको पूछे फिर आप बताओ। तो आपको इंटरव्यू का तैयारी करना है, इंटरव्यू पर्पस से अगर देखोगे तो आपको पूछेगा कि व्हाट इज बॉयलर, तो आप बोल दो सर बॉयलर वो है कोई भी चीज हो, कोई भी वेसल हो जो स्टीम बना रहा है। अब स्टीम बनाएगा तो उसमें प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। तो अंडर प्रेशर और टेम्परेचर में कोई भी वेसल स्टीम बनाता है और जिसका कैपेसिटी 22.75 लीटर के ऊपर है, वो आपका बॉयलर डिक्लेयर कर देंगे। तो आपसे पूछेगा कि क्या घर का जो प्रेशर कुकर है, ये एक आम सवाल है, क्या उसको बॉयलर बोलोगे, वो भी तो स्टीम बनाता है। तो आपको बोलना है कि सर अगर उसका कैपेसिटी 22.75 लीटर से ऊपर हो गया तो उसमें हम खिचड़ी नहीं बना पाएंगे।
बराबर। उसमें उसमें खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मुझको बॉयलर इंस्पेक्टर के पास जाना पड़ेगा और उससे परमिशन लेना पड़ेगा कि सर मुझको खिचड़ी खाना है और मेरे पास 22.75 लीटर का एक कुकर है, उसमें मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, है ना। सो ये बॉयलर हो जाएगा। अब जब बॉयलर बन जाएगा वो कुकर, तो उसमें बहुत सारी एडिशनल चीजें आपको लगानी पड़ेगी, सिर्फ वो सेफ्टी वाल्व से काम नहीं चलेगा। अब कुकर के ऊपर भी तो होता है ना एक सेफ्टी वाल्व, सीटी रहता है। तो वो नहीं, वो तो सीटी है, वो तो उसका वेंट है। सीटी क्या किस चीज का काम कर रहा है आपका? प्रेशर प्रेशर रिलीजिंग। रिलीज कर रहा है। हाँ, हाँ, पीआरवी। और जो आपका सेफ्टी वाल्व है इसमें, वो क्या है, एक डायाफ्राम रहता है छोटा सा, देखना कुकर में, कि अगर कभी आपका सीटी काम ना करे तो क्या होगा, वो फट जाएगा, है ना। हाई प्रेशर होने से वो फट के उधर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा कुकर में। तो ये तो दो ही डिवाइस है। अब ये अभी अगर इसी कुकर को अगर बड़ा साइज कर देते हैं तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? मुझको लगाना पड़ेगा उसमें गेज ग्लास लगा देना पड़ेगा मुझको। इसमें क्या कहते हैं, सेफ्टी वाल्व तो है ही, सेफ्टी वाल्व लगाना है, गेज ग्लास लगाना है, उसमें सीवीडी आईवीडी लगा देना है। तो वो सारी बातें आ जाएंगी कि ये सारी चीजें आपको लगाना पड़ेगा माउंटिंग्स को, है ना। अब ये आईबीआर क्या है, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, कौन सा वाला वर्षन चल रहा है? 1950 वाला वर्षन ही चल रहा है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा लॉ चेंज नहीं हुआ, रेगुलेशन पूरा चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसमें जरूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। अब आईबीआर का अगर देखोगे तो थोड़ा सा खोल के देख लेना आईबीआर का, आपको गूगल में मिल जाएगा, वेबसाइट खोलना आईबीआर का, तो बहुत सारे क्लॉजेस है, बहुत सारे लॉज है, रूल्स है। उतना हमको नहीं चाहिए अभी बॉयलर को चलाने के लिए, वो सब जरूरी नहीं है अभी के लिए। लेकिन अगर आप सीनियर लेवल पे जाते हो तो आपको वो सारे रिकमेंडेड पैरामीटर्स, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड आपको जानने होते हैं, तो क्लोजेस आप जानोगे। तो एक बार आईबीआर को खोलो, खोल के देखो, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, वो सारे पढ़ाने जाएंगे गूगल, मेरे को बनाना नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि यार एक नो हाउ होना चाहिए कि ये बॉयलर शुरू कहाँ से हुआ, ये आईबीआर शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, ये आईबीआर है क्या चीज। तो वो है कि 1863 में आपका एक्सप्लोशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में। तो 1863 में जब एक्सप्लोशन हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट हिल गई, उसके बाद क्या हुआ, रेगुलेशन लाया गया, क्योंकि वो कलकत्ता आपका हब था उस टाइम पे, है ना। तो वहां पे जब एक्सप्लोशन हुआ, लोग मर गए, इंडस्ट्रियल बहुत सारा खेली मेली हो गया, तो वहां पे तब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो 1864 में बंगाल एक्ट 6 बोल के एक एक्ट पास हुआ, जिसमें कुछ गाइडलाइंस आ गए कि भाई बॉयलर का इंस्पेक्शन होगा, प्राइम मूवर का इंस्पेक्शन होगा, एक टेक्निकल पर्सन को रिक्रूट किया गया कि आप देखोगे जाके और ये पर्टिकुलर चीजें देखोगे। अब आ गया ना रेगुलेशंस। तो 1864 से शुरू हुआ बिगिनिंग, और फिर क्या हुआ कि हर एक स्टेट में, अब जब कलकत्ता में बना तो मुंबई में भी बना, फिर दिल्ली में बना, फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग जो गवर्नमेंट है वहां के लोकल अथॉरिटीज थे, लोकल अथॉरिटीज ने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए उसको अमेंड करना शुरू कर दिया। कि अगर पकड़ लो एक बॉयलर मैन्युफैक्चरर है और वो महाराष्ट्र से आके कलकत्ता में लगाने वाला है, तो उसमें ऐसे कुछ क्लॉजेस डाल दिए जो कलकत्ता के हिसाब से सही है, और ये क्या है, टेक्निकल नहीं है, बट उसको फंसा के उससे पैसा खाने वाला काम हो गया वहां पे। वो तो होता ही रहता है। तो ये जो दिक्कतें आई, उससे उसके वजह से बॉयलर का जो बिजनेस है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें दिक्कत आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला नहीं भाई, एक काम करो, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलेगा, पूरा का पूरा एक रूल होना चाहिए बॉयलर का, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र का जो एनवायरनमेंट है, वेदर है, कलकत्ता का जो है मोटा मोटी सेम है, तो यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कितना वेरी करेगा। तो टेक्निकल अलग चीज हो गया, उसमें तो दिक्कत नहीं है। एनवायरनमेंट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, जोनल के हिसाब से रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाया, कब बनाया? 1920। तो 1920 में जो बॉयलर लॉ कमिटी बना, उसी ने
एक बिल पास किया 1923 में, और उसमें इन्होंने क्या किया, पहले रेगुलेशंस और लॉ रूल्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और टेक्निकल साइड दोनों मिक्स हो रहे थे, लोग कंफ्यूज हो रहे थे। उन्होंने अलग कर दिया कि भाई चलाने के लिए आपका जो टेक्निकल चीजें है उसको हम रेगुलेशन बोल के इसको अलग कर देते हैं, और रूल्स आप कुछ भी करो, वो कि आपका बॉयलर का इंस्पेक्शन होना चाहिए, बॉयलर का इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें आप बॉयलर इंस्पेक्टर रखोगे कि नहीं रखोगे, वो सारी अलग बातें हैं, वो आपकी बातें हैं। तो वो गवर्नमेंट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप अपने हिसाब से कर लो। एनवायरनमेंट के को कैसे रखना है वो आपके हिसाब से रखो, कितना एरिया रखना पड़ेगा बॉयलर बनाने के लिए, कितना पेड़ लगाना पड़ेगा, वो सारी आपकी बातें हैं। लेकिन टेक्निकल चीजें वो सेंट्रल के कमांड में आ गई, और वो टेक्निकल चीजों में वेरिएशन नहीं चाहिए कि मेरे को अगर इतना टन का बॉयलर है, इस टाइप का सेफ्टी वाल्व चाहिए होगा, ये गेज ग्लास चाहिए होगा, वो फलाना क्वालिटी का मटेरियल चाहिए होगा। तो ये सारा चीज सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, वो रेगुलेशन के अंडर में आ गया। क्लियर? उसके बाद रेगुलेशन 1923 का जो रेगुलेशन है उसी को हम लोग बॉयलर एक्ट बोलते हैं, और 23 के बाद 1950 में उसी के ही अमेंडमेंट वर्जन है, अमेंडेड वर्जन है। और आईबीआर का मेन पर्पस क्या है, वो भी कभी कभी आपको पूछेगा कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। तो बॉयलर का रेगुलेशन का पर्पस क्या है? सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, मतलब सेफ्टी, मेनली मेन पर्पस है सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट, सेफ्टी ऑफ पर्सन, कि लाइफ और प्रॉपर्टी का सेफ्टी ही आईबीआर का मेन पर्पस है। सो करंट वर्जन कौन सा है? 1950 वाला वर्जन है, और जिसका लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ वो 22 फरवरी 2005 में हुआ। सो दिस हैज नथिंग टू डू विद योर ऑपरेशन, है ना। आईपीआर क्या है, उससे ऑपरेशन में कुछ फर्क नहीं आ रहा है, बट इंटरव्यू पे अगर ये सारी नॉलेज है तो फिर आप एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली आप क्या होता है आप बातचीत कर सकते हो। सही है कि ये सारी ये जो पॉइंट है बहुत, देखो आईबीआर अगर आज एक बार गूगल खोलो, आईबीआर को खोलो, देखो इतने सारे पेजेस है। अब सारे थोड़े ही ना जानने हैं मेरे को, क्या करना है, मुझको गूगल नहीं बनना है ना। और अगर इंटरव्यू पे उसके बाद भी पूछते हैं तो आप भी बोल सकते हो सर वो सारी चीजें तो गूगल में है, मुझको ऑपरेशन के पर्पस से ये स्टोर करना मेरे मेमोरी में मैंने सही नहीं समझा, इसीलिए उतना ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, जितना जरूरी था मैं उसी चीज पे फोकस किया। क्योंकि वो धीरे धीरे जानोगे। मानो अभी आप बॉयलर इंस्पेक्टर से डील कर रहे हो तो आपको क्या है, आपको वो लॉस अमेंडमेंट्स जो भी है वो सारी चीजें आप एक बार देख सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, चलाने में क्यों चाहिए आईपीआर, है ना। सही है। सो जितना इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो भरपूर है, भरमार है, पूरा गूगल भरा हुआ है। अब हम गूगल नहीं बन सकते भाई, इतना सारा चीज हमारे, तो हमको जितना क्रीम चाहिए उतना क्रीम ही रखना है अपने दिमाग पे। सही है सर। और आपका मेन पर्पस है, आपको मुझको तैयार करना है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहला जरूरी चीज होता है कॉन्फिडेंस। आप अगर कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो तो फिर आपका इंटरव्यू पास। आप टेक्निकली जीरो भी हो लेकिन कॉन्फिडेंटली अगर आपने वहां पर बैठ के बात कर लिया तो आपका इंटरव्यू पास। क्योंकि अगला बंदा आपसे बात करेगा 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा, और आधे घंटे में किसी एक इंसान को जानना घंटा आसान चीज नहीं है। सही है। तो आधे घंटे तक बात करने के लिए आपको जितने सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत है और आप जिस कॉन्फिडेंस लेवल से बात करना है आपको, उसके लिए आपको काफी सारे नॉलेज की जरूरत है, वेराइटीज। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज, आपको वेरियस फॉर्म में नॉलेज की जरूरत है ताकि आप वहां पे बैठ के बात कर सको। सही है। और वो कॉन्फिडेंस रहे। हम लोग इन जनरल क्या होता है ना, जब इंटरव्यू का तैयारी कराते हैं तो आप देखोगे कहीं पे भी जितना सारे तो बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि यार आप जब बात करो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप आंखों में देख के बात करो और आपके वॉइस में वो वजन रहना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बट ये सारी चीजें ऑटोमेटिक नेचुरली आती है। ओके। ये ऐसा नहीं है कि आप
एडप्ट कर सकते हो, मतलब एडप्ट नहीं, आप इसको इसको क्या कहते हैं, इसको आप एक्ट नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि सही है। कॉन्फिडेंस जो है वो इंटरनल चीजें है, वो कॉन्फिडेंस अंदर से बाहर निकल के आती है जब आप बात करते हो। और कोई भी एक्सपीरियंस आदमी जो होता है, एक्सपीरियंस इंजीनियर है, वहां पे बैठ के आपसे बात कर रहा है, वो आपकी आंखों में देख के और आपकी बातों से ही उसको पता चल जाएगा कि आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो, क्योंकि वो हैंडल कर रहा है ना इतना सालों से इतने सारे लोगों को। तो बराबर है लोगों, सर। आप चाहे कितना भी रट्टा मार के चले जाओ इंटरव्यू पे, वो काम में नहीं आने वाला है जब तक इंटरनली आप स्ट्रांग नहीं हो। और इंटरनली स्ट्रांग कैसे बनते हैं? क्या च्यवनप्राश खाना है उसके लिए? उसके नहीं। लिए च्यवनप्राश नहीं खाना है, च्यवनप्राश तो ठीक है वो हेल्थ के लिए है, बट क्या चाहिए हमको, जितना ज्यादा हो सके नॉलेज चाहिए। नॉलेज चाहिए। और सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, हमको वेरियस अलग अलग चीजों के, सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग चीजों के ऊपर नॉलेज चाहिए, ताकि हम बैठ के डिस्कस कर सके। अगर आप सिर्फ ऑपरेशन पे कि मैं आईडी फैन को इतना आरपीएम पे घुमाऊंगा, एफडी को इतना घुमाऊंगा, इतना फ्लो आएगा, ये पर्पस ये नहीं पूछेगा। लेकिन जब कभी भी उस लैंग्वेज पे बातचीत हो रही है तो फिर आप कुछ एडिशनल चीजें बातचीत कर सको उसको लेके, तब जाके वहां पे वो डिस्कशन होता है और वो वाइवा नहीं होता है। ओके, बराबर है। एक चीज दिमाग में रट्टा मार के रख लो कि देयर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन वाइवा एंड इंटरव्यू। हम लोग स्कूल कॉलेज में क्या देते आए हैं, वाइवा देते आए हैं, है ना? वाइवा देते। वाइवा और इंटरव्यू में क्या अंतर है बताओ? वाइवा हम पास होने के लिए देते, इंटरव्यू में हमें सिलेक्शन होना चाहिए। तो दोनों ही पास है, हम्म तो डिफरेंस कहाँ पे है? हमारा इंटरव्यू में पूरा में पर्सनैलिटी और उसमें जो स्किल है वो सब इंटरव्यू देखता है, इंटरव्यू से समझ में आता है। वाइवा में हम वो खाली एग्जाम पास करने के लिए देते थे, नहीं, तो इसमें देखो, इंटरव्यू नाम को तोड़ो। इंटरव्यू मतलब दोनों साइड का, कि तुम्हारा भी कुछ व्यू है, मेरा भी कुछ व्यू है। ओके, टेबल बराबर है। के दोनों साइड जो बैठे हुए हैं, दोनों का इंटरव्यू, दोनों का व्यू ले रहे हैं यहाँ पे। वाइवा क्या है? वाइवा में कुछ सीनियर लेवल के लोग बैठते हैं, प्रोफेसर बैठेंगे, वो आपसे सवाल करेंगे टेक्निकल, और आप टेक्निकली उसका एकदम सटीक जवाब देना है आपको। वहां पे टेक्निकली अगर गलत जवाब दे दिया तो फिर आपका नंबर कट गया। इंटरव्यू में अगर आपने टेक्निकली गलत जवाब दे भी दिया तब भी आपका नंबर नहीं कट सकता है। हो सकता है आपको 100% मार्क मिल जाए, लेकिन आप जो भी बोलोगे उसके पीछे एक सटीक लॉजिक होना चाहिए। वो लॉजिक हो सकता है कि आप गलत लॉजिक लगा रहे हो, क्योंकि जानकारी की कमी के कारण आप गलत लॉजिक लगा सकते हो, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, समझ रहे हो? और वो इंटरव्यू पैनल जो है, वो इंटरव्यू पैनल इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि अच्छा चलो इस बंदे को इतना 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 पता है, लेकिन उस लेवल पे पता नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। बट जो लॉजिक, आप जो बात बोलोगे, हर एक लाइन के पीछे एक अच्छा लॉजिक होना चाहिए कि सर ऐसा होता है इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। लेकिन और वो जो लॉजिक लगा रहे हो सकता है वो गलत लॉजिक है, लग जाता है कभी कभी। टेक्निकली आप जिस तरीके से सोच रहे हो वैसा नहीं हो के किसी दूसरे तरीके से हो रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं इंटरव्यू पे? हम देखते हैं एटीट्यूड। शुरुआत में फ्रेशर्स हो, 6 महीना हुआ है, 2 साल हुआ है, इन लोगों को मोटा मोटी हम क्या किसके डर में रख रहे हैं? फ्रेश लेवल के कैटेगरी में रख रहे हैं। और वहां पे जो फोकस होता है, वो मेन फोकस होता है एटीट्यूड पे, कि बंदा जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, उसके पास लॉजिक है कि नहीं है, उसमें काम सीखने का जज्बा है कि नहीं है, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सिर्फ जज्बा होने से नहीं होगा, वो सीख पाएगा कि नहीं पाएगा। तो ये एक चीज होता है। और इंटरव्यू में आपका मार्क्स सिर्फ टेक्निकल चीज गलत बोल दिया, अरे यार गलत बोल दिया इसलिए मार्क्स कट गए, ऐसा नहीं होता है।
अगर आप गलत भी बोल देते हो, कभी कभार हो जाता है, निकल जाता है गलत, और फिर आप उसको सही करते हो, लेकिन सही करने का जो ढंग है वो सही होना चाहिए। क्या चाहिए, नहीं जी, सर मेरे तो थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो आप कब बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा होता है जब आपके पास उसका पूरा भरपूर नॉलेज है ना। सही है। सो इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी नहीं करना है। कहाँ पे करना है, काम दो जगह पे। नंबर वन, अपना एटीट्यूड को बिल्डअप करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, और दूसरा टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल। जितना हो सके उतना वास्ट एंड वर्सेटाइल नॉलेज गैदर कर सके। क्लियर। क्लियर सर। और एक चीज और है कि ये जो मैं बोलता हूँ ना कि एटीट्यूड बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, एक चीज माइंड में सेट कर लो, कम्युनिकेशन जो चीज है, हर रोज हर कोई कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे से, है ना। हाँ सर। लेकिन कम्युनिकेशन में और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अंतर है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब वो है कि जो आप कहना चाहते हो वही चीज अगला बंदा समझ जाए। क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि हम लोगों को ना, हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने तो बोल दिया यार, उसको समझ में नहीं आया, अब मैं क्या करूं। ये उसका प्रॉब्लम है। नहीं, ये आपका प्रॉब्लम है कि आप उसको समझा नहीं पा रहे हो। ओके। जब तक आपके मन के अंदर जो बातें चल रही है, जो आपके दिमाग में बातें चल रही है, जब तक वो सारी बातें शब्द बन के दूसरे के इंसान के कानों तक ना पहुंचे, शब्द बन के प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर टर्म्स बन के जब तक दूसरे इंसान के कानों तक ना पहुंचे, तब तक आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता है। इन जनरल हर रोज हम बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं जो आधे अधूरे होते हैं। सही है। हम कुछ बोल दिए, ऐसा होना चाहिए, और अगला बंदा कुछ समझा और हम बोले यार इसको इतना भी समझ में नहीं आता है, हम तो इतना बोले थे, लेकिन हमने कंप्लीट स्टेटमेंट दिया ही नहीं था शायद से। तो लाइफ के हर एक पॉइंट पे आपको वो काम करना है कि यार क्या मैं सही पॉइंट पे हूं कि नहीं हूं। अब मैंने क्यों बोला कि शब्द बन के दूसरे के कानों तक पहुंच गया तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, क्योंकि कानों में पहुंचने के बाद भी वो अगला बंदा जो है वो किस ढंग से वो इसको इंटरप्रेट कर रहा है उस बात को, ये डिपेंड करेगा उसका इंटरनल इंक्लाइनमेंट पे। वो क्या, उसका माइंडसेट क्या है, वो कैसे समझ रहा है। ठीक है, जैसे आपका कोई एक दोस्त है और आप अपने दोस्त को कुछ गाली बकते हो, ठीक है, एकदम गंदा वाला गाली बकते हो, अरे इधर आ। वो दोस्त क्या करेगा, वो गुस्सा करेगा? नहीं करेगा। उसको पता है यार ये तो दोस्त है, इसने, इसका इंटेंशन क्या है, ऐसे ही है, ये तो ऐसा ही। वो भी आपको और एक तो गाली बक देगा, आपको भी गुस्सा नहीं आएगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर किसी के साथ थोड़ा बहुत आपका ये चल रहा हो और उस इंसान को अगर आप मजाक में, आपके अंदर में कुछ वैसा है ही नहीं, मतलब आप उसको प्यार से ही बोल रहे हो लेकिन उसको गाली बकते हो, वहां पे झगड़ा हो जाएगा। सेम वर्ड उसको लेके वहां पे झगड़ा हो जाएगा। क्यों? ये आपके मुंह से तो वही वर्ड निकला जो आपके दोस्त के लिए निकला, और जिस आदमी से आपका खुन्नस है उसके लिए भी निकला, या फिर उस आदमी को आपसे कुछ गिला शिकवा है, लेकिन वहां पे झगड़ा हो रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड कर रहा है अगले वाले बंदे पे कि वो आपको लेके क्या सोच रहा है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो प्रिलिमिनरी लेवल पे। लेकिन आपको इतना ध्यान तो रखना है कि मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या वो सारे चीजें शब्द बन के उसके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और वो जो शब्द होंगे उसके ऊपर दो चीजों का लेयर नहीं होना चाहिए। क्या चीज का लेयर नहीं होना चाहिए? नंबर वन, इमोशन का लेयर नहीं होना चाहिए। नंबर टू, सेंटिमेंट का लेयर नहीं होना चाहिए। ओके। एकदम अपने लाइफ में आज से ना इस चीज को जो बोल रहा हूँ उसको इंप्लीमेंट करके देखो, और फिर देखो उसका रिजल्ट क्या आता है। दो चीजों का लेयर नहीं होना चाहिए। इन जनरल हमारे हर एक वर्जन पे ये दो चीजों का लेयर होता है, सैंडविच बन के वो शब्द निकलते हैं और एनवेलप के अंदर रहते हैं। एक एनवेलप होता है अपर लेवल पे इमोशन का, नीचे होता है सेंटिमेंट का।
और ये इमोशन और सेंटिमेंट कंप्लीटली पर्सनल लेवल की चीजें हैं, उसको एक मतलब सोसाइटी में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। ये सही है। पर्सनल है, इमोशन भी है, सेंटिमेंट भी है, वो अपना पर्सनल लेवल का चीज है, उससे सेल्फ एनहेंसमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो इमोशन और सेंटिमेंट अगर बाहर निकल के आ गया तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। बराबर है सर। तो हम जब कभी भी बात करेंगे, किसी से भी हम्म बात करेंगे, तो अपना इंटेंशन क्लियर हो कि हम हम्म किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर है कि उससे मास लेवल का फायदा होने वाला है और मास हम्म लेवल का सेफ्टी आने वाला है, सिक्योरिटी आने वाला है। इस टाइप से हम बात करेंगे। जैसे अपना ये आईबीआर हो गया। हम्म आईबीआर का क्या पर्पस है? सेफ्टी ऑफ लाइफ सेफ्टी। एंड प्रॉपर्टी। अब आईबीआर के जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे आपका बॉयलर इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, अब वो अपने हम्म पर्सनल लेवल के फायदे के लिए आप आके आपको खुरेद सकते हैं, है ना? बराबर है। और होता है, हमने देखा है, ऐसा होता है हाँ होता है। कि आपको लाइट अप करना है, आपने कुछ काम किया बॉयलर पे, फिर आप साहब को बुलाओ, तो साहब को बुलाने से पहले ही क्या होता है कि हमारे यहाँ पे तैयारी हो जाती है, इनका खाना पीना, आना जाना, हम्म और कुछ एक गिफ्ट तैयार होता है। नहीं हम्म तो अगर यहाँ पे अगर लगा दिया बंदा, तो बंदा खुश है, तो फिर आप वो आके देखेगा भी नहीं, वो साइन मार के चला जाएगा, ठीक है चलाओ भाई। और बंदा हम्म अगर नाराज है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। यहाँ सही पे है। उसको पर्सनल लेवल पे आना ही नहीं चाहिए, उसको आके इंस्पेक्शन करना चाहिए, जो प्रॉपर तरीका है, क्योंकि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सेफ्टी एंड सेफ्टी फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी। जो अगर वहां पे आपने कुछ लाइन पे, बॉयलर के लाइन पे अगर वेल्डिंग किया है, तो उस वेल्डिंग को टेस्टिंग करना चाहिए। अब हम्म कंपनी वाला या फिर हम ही लोग करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं इंडस्ट्री में, हम ही लोग करते हैं कि यार वेल्डिंग तो हो गया, चल जाएगा, वो हमको पता है चल जाएगा, लेकिन ये हमारी ही सेफ्टी का था, और हम इंस्पेक्टर को क्या करें, इसमें वो टेस्टिंग करने नहीं दे रहे हैं। यार टेस्टिंग वगैरह छोड़ो ना, उसमें क्या है, वो बहुत बढ़िया से कर दिया है, हम्म अपना अपना वेल्डर बहुत अच्छा है, उसने कर दिया है। और कल को अगर कुछ हैपनिंग्स, मिस हैपनिंग्स हो जाती है, तो हम्म किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो हम मैनेज करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप अपने दिमाग में आज का लेक्चर से जो चीज, टेक्निकल चीजें तो हो जाएगी, उसमें मुझको दिक्कत नहीं है, टेक्निकल से ऊपर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन। आप ओके। इंटरव्यू पे जाओ, आप किसी से मिलो, आप अपने सीनियर से मिलो, आप अपने जूनियर से मिलो, आप इंडस्ट्री में मिलो, तो वहां पे जो सामने वाला नजर आएगा ना, वो सामने वाला आपको नहीं बोलना चाहिए क्लास में वो सारी वर्ड्स, लेकिन वो आपको चुतिया ही नजर आ रहा होगा, आपको नजर हम्म आ रहा होगा कि यार हम्म यार मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को वहां पे भेज दिया, मुझको काम सीखने नहीं दे रहा है, मुझको यहाँ पे रोक रहा है। तो ये सारी चीजें आएंगी। आपको क्या सही है। करना है, आपको अपने अंदर में झांकना है, और ये समझना है कि यार ये बंदा मेरे से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मैं ऐसा क्या हम्म कर सकता हूँ ताकि ये मेरे लाइन पे आ जाए। हम्म मिलेंगे हर जगह पे। मैं इंडिया का मोटा मोटी अगर नॉर्थ लाइन का देखोगे तो हर एक स्टेट पे काम किया हूँ, हम्म और जो वर्क ओके। एनवायरनमेंट, जो वर्क कल्चर है हमारा, हम्म आसाम से लेकर राजस्थान तक काम किया हूँ, और वर्क कल्चर में मैंने एक चीज देखा है कि लॉबीबाजी बहुत होती है, हम्म पॉलिटिक्स बहुत होते हैं, और हम्म लोगों के मतलब तुम कुछ अच्छा करेगा तो तुम्हारे पीछे बात करने वाले बहुत सारे बैठेंगे, और हम भी उसी में फंसते हैं, है ना? होता है कि सही नहीं है। होता है? हाँ हाँ होता है और होता है। ये सब चीजों में ध्यान बिल्कुल नहीं लगाना है सबसे पहला तो। और ये हम्म कब नहीं लगा पाएंगे? जैसे मैंने बोला कि इंटरव्यू पे जब जाओगे तो लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंटली बात करना, आंखों में आंखें डाल के बात करना। कब होता है ये? इंटरनली होता है, जब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आप चीजें जानोगे, तो वो हम्म कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। बराबर है। तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस लाना नहीं है अलग से, वो आ जाएगा। तो आपको ध्यान कहाँ पे देना है? कॉन्फिडेंस पे नहीं देना है, आपको टेक्निकल चीजों पे ध्यान देना है। हम्म सिमिलरली जो फील्ड के लोग हैं जो आपसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आप पे ध्यान देना है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिसके चलते ये लोग मेरा अपोज कर रहे हैं। हम्म और उसमें सबसे पहला चीज जो आता है ना लोगों का, वो है कि अपने आप को मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाने का जो एक टेंडेंसी होता है, वही चीज हम्म होता है जो दूसरे लोग आपको रोकते हैं।
बरोबर है। आप जब डाउन टू अर्थ आ जाओगे, एकदम डाउन टू अर्थ लेवल पे रहोगे, कि आपका फोकस सही रहेगा, कि आपका फोकस कहाँ पे, मेरे को काम सीखना है। अभी मैं क्या है, मेरा 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ नहीं यार, लोग 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, तो इसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेरे से अच्छा पता है। उस इंसान से पकड़ लो, एक 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 बॉयलर सीनियर लेवल का आदमी है, और आपको लगता है कि यार ये तो बेकार आदमी है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, फिर लोगों के मन में होता है यार इसको इतना पैसा क्यों मिल रहा है, ये तो कुछ काम ही नहीं करता है। आपको वहां पे ये सोचना है कि अगर इस आदमी को इतना पैसा मिल रहा है, इसमें कुछ तो बात होगी जिसके चलते मैनेजमेंट ने इसको इस पोजीशन पे रखा हुआ है, ऐसा पैसा दे रहे हैं जो मेरे को नजर नहीं आ रहा है। तो उस इंसान से उसका वो पॉजिटिव चीज जो उसको पता है वो मेरे को निकाल देना। अपना दिमाग इतना छोटा होता है, उसमें वही सारी चीजें रखो जो आपके फायदे का हो। वो बाकी सारी चीजें जो आपको फायदा नहीं दे सकते उसको डिलीट करो, और हर रोज डिलीट करो। सही है, बराबर है। एकदम जमा करके नहीं रखना है दिमाग के अंदर ना, एक्स्ट्रा चीज, टेक्निकल और फायदे वाली चीजों को छोड़ के, अच्छी बातें छोड़ के कोई भी चीज जमा करके नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है उसका भी एग्जांपल देता हूँ, कि आपके पेट के अंदर जब आप खाना खाते हो तब जाके जमा होता है, लेकिन अगला दिन आप उसको निकाल देते हो ना। हाँ, निकाल लेते, बराबर। अगर वो नहीं निकले तो क्या होता है, गैस एसिडिटी होता है, गैसेस निकल। आपका तबीयत खराब होता है। सिमिलरली कहीं पे भी अगर ड्रेन पे आपने कचरा फेंका, तो वो कचरा अगर बह गया पानी से तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जमा हो गया तो बदबू होता है, वहां पे पॉइजनस गैसेस क्रिएट होते हैं। तो अगर हर जगह पे कभी भी कोई भी चीज अगर जमा होता है, आपके बॉयलर के अंदर अगर एश एक्यूमुलेट हो जाता है एश लाइन पे, या फिर कहीं पे हीट एक्यूमुलेट हो जाता है, हीट प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा, तो वहां पे रप्चर हो जाएगा। बराबर तो है। जहां पे भी कोई भी चीज, पूरे नेचर में जहां पे भी कोई भी चीज जमा हो गया ना, वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, बराबर है। तो अपना दिमाग के अंदर जब बातों को हम जमा करके रख देंगे, तो वहां पे भी गैस एसिडिटी बनाएगा, वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमको चाहिए कि हर रोज इसको फ्लश आउट करें। कल जो कुछ भी हुआ, जिसने बोला, किसी ने कुछ बोला होगा, क्या बोला होगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है, वो शिफ्ट डिलीट, खत्म कहानी वहां पे। अब नए से शुरू कर रहे हैं, पूरा का पूरा नए से शुरू कर रहे हैं, हर रोज नए से शुरू कर रहे हैं, और सुबह उठ के एक बार हर रोज नए से शुरू कर रहे हैं, ये बोल के निकल को सही है शुरू सर। करना है। और फोकस हमेशा एकदम प्योर रहना चाहिए कि यार मेरे लाइफ का मकसद क्या है। यू आर ए बीटेक इंजीनियर, तो आप डेफिनेटली एक बॉयलर ऑपरेटर बन के रहना नहीं चाहोगे, सही है, नहीं। ठीक है ना, फील्ड में घूमना चाहोगे। लेकिन ये फील्ड में, ये बात अपने दिमाग पे नहीं आना चाहिए कभी भी कि यार मैं तो बीटेक हूँ और मैं यहाँ पे फील्ड पे ये कोयला ढो रहा हूँ, मैं ये यश निकाल रहा हूँ, नहीं मेरे को नहीं करना है। ये बात तो कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो काम है। सही है। और काम चाहे कुछ भी हो, वो काम हो जाना चाहिए। वो सही है। आपके पोजीशन पे, आपके क्वालिफिकेशन से, आपके स्टेटस से कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। ठीक अगर है। आपके घर के सामने अगर पकड़ लो कचरा पड़ा हुआ है, और आप इंतजार कर रहे हो कि यार वो स्वीपर आएगा तभी साफ करेगा, और उस कचरे से बदबू आ रही है, आप घर पे टिक नहीं पा रहे हो, तो क्या आप बैठ के इंतजार करते रहोगे कि स्वीपर आएगा नहीं, तभी वो साफ करेगा? नहीं, नहीं। आप खुद से लगोगे साफ करके, कहीं और रखोगे चीजों को, तो भी सही है। होगे ना साफ। तो चीजें ऐसा ही है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि अपना ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी, वहीं पे होगा फोकस, तो बाकी और कुछ दिक्कत नहीं आएगी। कि लोगों से बात करने में दिक्कत नहीं आएगी, सीनियर से बात करने में दिक्कत नहीं आएगी, चीजों को सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। फोकस कहाँ पे, प्रोडक्टिविटी पे, कि ये चीज को एनहेंस कराना है हमको। और कराओगे कब, जब चीजों को जानोगे, जब चीजों को जानोगे तो सीखोगे। और सही है। पहले लेवल पे पहला 2-3 साल मैं बोलूंगा कि अपने आप को मार दो, ग्राउंड लेवल पे आ जाओ, और डेली सुबह उठ के एक बार आंख बंद करके बोलो कि यार दिनेश जोशी, तेरे को तो यार कुछ नहीं आता है। सुबह उठ के एक बार खुद से मन में बोलो कि तेरे को कुछ नहीं आता है, और तेरे को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है।
तो वो ऑब्जेक्टिव लेके दिन शुरू करो, जाओ फील्ड में, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखेगा। इंडिया का फील्ड का एक दिक्कत ये है कि हम निकलते हैं और बाहर जाके बैठ के ना गॉसिप शुरू हो जाता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और हर कोई एक दूसरे को फंडा दे के ना कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। उससे मतलब नहीं है, मुझको किसी सही को है। कुछ दिखाना नहीं कि मेरे साथी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसको दिखाना नहीं है कि मैं हीरो। मैं हीरो तब बन जाऊंगा जब मेरा काम बोलेगा, और मेरा सही काम है। तब बोलेगा जब मेरा नॉलेज एनहांस हो जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। सो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया हमारा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइफ का ऑब्जेक्टिव यही है, प्रोडक्टिविटी है, और नॉलेज प्रोडक्टिविटी। नॉलेज को हासिल करना है। प्रोडक्टिव तब बन पाएंगे जब नॉलेज को, प्रॉपर नॉलेज को हासिल करेंगे। और प्रॉपर नॉलेज को हासिल करने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि अपना जो भी वर्जन होगा उसके ऊपर 2 लेयर नहीं होना चाहिए, और हर रोज हमको खुद से खुद को बोलना पड़ेगा, यार तेरे ऊपर वो इमोशन का लेयर और सेंटिमेंट का लेयर, ये दो नहीं रहने। सैंडविच नहीं बनना है तेरे को। इस दोनों को साइड में रखो, वो पर्सनल चीजें हैं, अपने बैग में रखो। सही है। इमोशन और सेंटिमेंट खराब कर देगा आपको, ठीक है? तो ठीक जब है। आपका इमोशन ही नहीं है, सेंटिमेंट नहीं है, तो बाकी सारी चीजें तो खत्म हो गई ना। अब आप प्रोडक्टिव बन गए और एक स्केलेटन बन के आप निकल गए, आपका चमड़ा नहीं है। सो अब सीखेंगे टेक्निकल चीज। टेक्निकल चीजें सीखने के लिए हमको सीखता है बॉयलर। पहले तो बॉयलर सीखने गए तो सबसे पहले आ गए उसका रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या है? इंडियन बॉयलर रेगुलेशन है। कब आया भाई इंडियन बॉयलर रेगुलेशन? ये तो अभी 18 जो चल रहा है वो है 1950 वर्जन, लेकिन शुरू हुआ हमारा 18। 1864 में, 1864 में, है ना? तो ये सारी डाटा आपके सामने वो हो चुका है आपका। फिर हमने देखा कि बॉयलर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कोई भी बॉयलर है तो उसमें एक ड्रम रहेगा, अगर वो सब क्रिटिकल बॉयलर है तो। सुपर क्रिटिकल बॉयलर में ड्रम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट कन्वर्शन हो जाता है सुपर हीटेड स्टीम में, है ना? तो सब क्रिटिकल बॉयलर में ये देखो इंपॉर्टेंट बातें आ रही है अभी, है ना? कि सब क्रिटिकल बॉयलर किसको बोल रहे हैं? 221 बार के नीचे का जो बॉयलर है, उस बॉयलर को हम सब क्रिटिकल बोल सब रहे हैं। क्रिटिकल। और उसमें क्या है कि ड्रम की जरूरत होती है। अब ड्रम किस टाइप का होगा? यार 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हॉराइजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल ड्रम होगा। वर्टिकल ड्रम कहाँ पे लगते हैं सर? तो वर्टिकल ड्रम लगते हैं आपके छोटे बॉयलर में, एकदम छोटे छोटे बॉयलर में। बड़ा बॉयलर होगा तो फिर वहां पे हॉराइजॉन्टल ड्रम ही मिलेगा आपको, है ना? सो हॉराइजॉन्टल ड्रम वाला बॉयलर ही देखे हैं हमने। दूसरा चीज होता है कि फर्नेस। ये फर्नेस क्या करता है कि जहां पे हम फ्यूल को डालते हैं और आग जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमको बनाना है स्टीम। तो पानी से स्टीम तभी बनेगा जब पानी एनर्जी लेगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? हीट फॉर्म में देंगे। तो पानी दे दिए भाई, पानी को हीट दे दिए, हीट देने के लिए हम कुछ ना कुछ एक फ्यूल ले रहे हैं जिसको जला रहे हैं। फिर क्या आ रहा है कि भाई जब पानी आ रहा है तो उसका तो एक वाटर फ्लो पाथ होगा ना, कि पानी कहीं से शुरू होगा और कहीं पे जाके पानी खत्म होगा, जहां पे वो स्टीम बन जाएगा। तो वो पूरा का पूरा सर्किट क्या है, इस सर्किट को हमको समझना पड़ेगा बहुत बढ़िया से, कि उस सर्किट में क्या क्या लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। सो वाटर फ्लो पाथ हो गया। वाटर फ्लो पाथ के बाद हमको देखता है कि यार जो हम फ्यूल जला रहे हैं, क्योंकि पानी आया और उसको, पानी को स्टीम बनाने के लिए हमको फ्यूल जलाना पड़ेगा। जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो कुछ ना कुछ एक गैस निकलता है, हॉट गैस निकलेगा। वो हॉट गैस किस तरीके से हम पास करा रहे हैं और कहां से वो निकल रहा है एटमॉस्फेयर पे। जब वो निकल रहा है तो उसके साथ क्या क्या गैसेस लेके निकल रहा है, क्या उसके साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल है कि सिर्फ गैस है, और उस गैस में क्या क्या टाइप के कंपोनेंट्स है, क्या वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो ज्यादा हीट रिलीज कर दे रहा है, क्या उस हीट को हम और कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यही सारी बातें आ रही हैं। तो ये हो गया आपका गैस फ्लो पाथ। तीसरा चीज क्या है? स्टीम फ्लो पाथ है। कि भाई वाटर तो आया, वाटर में हीट दिए तो वो स्टीम बन गया। अब जब स्टीम बन गया तो वो स्टीम कहाँ कहाँ से जा रहा है, उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वो क्या कर सकता है, उसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और लास्ट पार्ट में क्या है कि अगर आप सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हो तो फिर आपको एश हैंडलिंग सिस्टम चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ पे कोयला बार्न कर रहे हो, सॉलिड फ्यूल बार्न कर रहे हो। क्योंकि कोयला आप डेली इतना टन्स का कोयला जलाओगे तो उसका जो वेस्ट निकलेगा उसको कहाँ रखोगे? वो तो काम में नहीं आ रहा है ना।
तो ये एयर हैंडलिंग सिस्टम एक बहुत ही अहम पार्ट है किसी भी पावर प्लांट का, किसी भी बॉयलर का, है ना। तो ये चीजें अगर हमारे दिमाग में रहे और अगर हम पार्ट करके चीजों को समझे और फोकस करें कि अच्छा इस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या क्या हो रहा है, तो चीजें आसानी से मेमोरी में रहेगी। चीजें सिर्फ जानना नहीं है, चीजों को सीखना है और समझना है। 3 चीजें समझो, एक होता है सीखना, एक होता है जानना, एक होता है सीखना, एक होता है समझना। जानने को तो मूवी देखते हैं तो जान जाते हैं काफी सारी चीजें, गूगल मारते हैं जानते हैं, लेकिन सीखने और समझने के लिए अपने मेमोरी में उतना कैपेसिटी होना चाहिए। और मेमोरी में कैपेसिटी तभी आएगा जब उसमें गार्बेज चीजों को हम निकाल के फेंक देंगे, तब जाके वहां पे स्पेस बनेगा, है ना। बराबर है सर। और चीजों को देखो, सिर्फ आज पढ़ोगे, आज समझ जाओगे, सीख जाओगे, कल फिर से भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे। तो चीजों को इस तरीके से सीखो, इस तरीके सजा के रखो, ताकि जब कभी भी जरूरत पड़े ना, वो पर्टिकुलर फाइल को आप निकाल सको, वहीं पे देख सको। तो दिमाग के अंदर आपको रैक बनाना है, शेल्फ बनाना है, और उस शेल्फ पे पर्टिकुलर चीजें फाइल बना बना के आपको जमा करना है। ऐसा नहीं है कि ले रहे हैं और ये अंदर जा रहा है और कहाँ पे है कुछ पता नहीं चल रहा है, सारा डस्टबिन बन गया। डस्टबिन नहीं बनाना है दिमाग को। बराबर है। उसके लिए जो भी नॉलेज गैदर हो एवरीडे, ये एक प्रैक्टिस भी है कि आपको बैठना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, चाहे रात में एक बार बैठो, सुबह उठ के एक बार बैठो। हम क्या होता है कि सुबह उठते हैं और अपना दिन शुरू करते हैं, है ना, काम शुरू कर देते हैं, दौड़ते हैं। सुबह उठ के या फिर जब कभी भी आपका नींद खुला सुबह, आपको आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट्स आपको अपने आप को देना है, और वहां पे कुछ काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एकदम टाइम कैसे मैनेज करते हो वो आपके ऊपर, कि अगर आपका 6 बजे से काम शुरू होता है तो आपको 4:30 बजे 5 बजे उठ जाना है, क्योंकि वो जो हाफ एन आवर और 45 मिनट है वो आपको देना ही देना है अपने आप को। आपको आराम से बैठना है, कुछ ना करो। पहले मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी मत करो, लेकिन आंख बंद करके सांसों पे ध्यान दो, अपने दिमाग को ठंडा करो। और ये सारी बातें जो मैंने बताया कि ये लेयर मेरे को अपने आप में नहीं चाहिए, मेरा दिन प्रोडक्टिव रहे, मुझको लोगों से भिड़ना नहीं है, गलत लोगों से थोड़ा दूर बच के रहना चाहिए, उनका जो पॉजिटिव चीजें है उसी को एक्सेप्ट करना है। यही सारी चीजें अपने आप को बोलो और अपना पूरा ऑब्जेक्टिव, अपना फोकस क्लियर करो। सही है सर। लिख के रखो कि यार यू हैव टू गो टू दैट पाथ, माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप। तो वो सारी बातें लिख के रख दिए, वो देखे, सुबह उठ के अपने आप को शांत किया, मन को शांत किया, अपना दिमाग को शांत किया, उसके बाद शुरू किए कि मेरा अब आज का काम क्या है। जब हमने पूरा दिन भर काम किया और रात को सोने से पहले फिर से एक बार बैठे और सोचे कि आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया नहीं, क्या क्या सीखा, मेरे साथ क्या इवेंट हुआ। जो भी होगा वो पॉजिटिव इवेंट हो, निगेटिव इवेंट हो, कोई आपको गाली दिया, कोई आपको मारा, कोई आपको पीटा, कोई आपको बहुत प्रेज किया, कुछ भी हो सकता है। वो चाहे पॉजिटिव इवेंट है, वो चाहे निगेटिव इवेंट है। तो शाम को एक बार बैठो, आंख बंद करो और सोचो कि आज मेरे साथ ये पूरे दिन भर में क्या क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ वो क्या पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव क्या है, कि हर एक चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है। पकड़ लो आज आपको बहुत गाली पड़ी सीनियर से, तो आपका मन बड़ा खराब हो गया, ठीक है, हट यहाँ पे काम ही नहीं करना है, क्या सीनियर है ये, बेकार में मेरे को चिल्लाया। आप जाके एक बार बैठो और सोचो कि यार ये बंदा मेरे पे चिल्लाया क्यों, कहीं ना कहीं पे मेरी तो कुछ तो गलती रही होगी, क्या है वो गलती, क्यों कर रहा है वो इंसान ऐसा, इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जिस दिन आपको वो चीज समझ में आ गई, आप बहुत ऊपर निकल गए, है ना। सही है। हाँ सर। तो टेक्निकल में बॉयलर के पार्ट्स को भी ऐसे ही देखना है, एक एक चीजों को लेयर वाइज समझना है, लेयर वाइज रखना है दिमाग में स्टोर करके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आंख बंद कर रहे हैं तो देख रहे हैं यार बॉयलर है तो फिर एक ड्रम मिलेगा मुझको, और अगर ड्रम मिलेगा तो क्या सब बॉयलर में मिलेंगे, नहीं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर पे वो ड्रम मुझको दिखेगा नहीं, लेकिन छोटा बॉयलर कोई भी हो उसमें मेरे को ये ड्रम दिखेगी। उसके बाद आ रहा है कि फर्नेस आ रहा है, यार
अगर स्टीम में कन्वर्ट करना है तो कहीं ना कहीं पे मेरे को फ्यूल तो जलाना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो मेरा फर्नेस है। फर्नेस किस टाइप का हो सकता है, इंटरनली फायर्ड हो सकता है, एक्सटर्नली फायर्ड हो सकता है। तो आंख बंद करके ना आपको पूरा का पूरा चीजें दिखना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ रहा है कि ये पानी आ रहा है, तो पानी कहाँ से आ रहा है, फीड पंप कहाँ पे लगा हुआ है, वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है, और उसके बाद उस लाइन पे क्या क्या चीज लगे हुए हैं, वो चीज में आंख बंद करके मेरे को दिखना चाहिए। अच्छा, डिएरेटर से पानी आ रहा है, तो डिएरेटर और फीड पंप के बीच में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वहां पे एक स्टेनर लगा हुआ है, वहां पे एक सक्शन वाल्व लगा हुआ है, वहां पे एक आइसोलेशन वाल्व लगा हुआ है, उसके नीचे मेरा फीड पंप है। फीड पंप पे कितने सारे कनेक्शन है, कितने सारे टेपिंग है, वहां पे ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर का एक लाइन आ रहा है ना, बैलेंसिंग लाइन आ रहा है। तो आंख बंद करके ना मुझको वो इक्विपमेंट पूरा दिखना चाहिए कि अच्छा इसमें ये पर्टिकुलर चीजें हैं, इसका पर्पस ये है, ये इसलिए लगाए हैं। एक बार वो दिमाग में प्रिंट हो गया, लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलोगे। सही है सर। उसके बाद देखेंगे कि वाटर फ्लो पाथ, फीड पंप से पानी जा रहा है तो पानी किधर किधर जाएगा, गैस किधर से जाएगा, स्टीम किधर से जाएगा और ऐश किधर से जाएगा, यही तो खत्म होती है बॉयलर यहाँ पे। उससे बाहर क्या है ना। तो हाँ ये सर। अब इनको खुरेद खुरेद के हमको निकालना है कि कौन से पार्ट में क्या होता है, क्यों होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि बॉयलर के पार्ट्स में माउंटिंग्स, एक्सेसरीज और ऑक्सिलरीज होते हैं। माउंटिंग्स क्या होते हैं, माउंटिंग्स वो सारे इक्विपमेंट्स है जो सेफ्टी पर्पस और कंट्रोल पर्पस के लिए यूज होते हैं, और एक्सेसरीज वो है जो एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ऑक्सिलरीज वो है जिनके बिना हम बॉयलर को चला नहीं सकते हैं। इनका डेफिनेशन के हिसाब से अगर इंटरव्यू पर्पस के लिए, देखो इंटरव्यू पे जरूरी नहीं होता है स्पेसिफिक डेफिनेशन हो, लेकिन आपको समझाना आना पड़ेगा। और कभी कभी वो पर्टिकुलर टर्म्स यूज करना होता है, टेक्निकल टर्म्स, कि आपसे और कुछ नहीं, आपको पूरा समझ में आ गया, आपको पूरा डेफिनेशन पता है, आप पूरा समझा दिए, लेकिन बंदा फिर भी आपको वही एक ही सवाल कर रहा है, एक ही सवाल कर रहा है, एक ही सवाल कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे आप, वो जो इंटरव्यूअर है वो वहां पे कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज सुनना चाहता है आपसे, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म्स सुनना चाहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि सर बॉयलर पे क्या क्या लगते हैं, तो आप बोल रहे हो कि सर बॉयलर पे आईडी फैन है, एफडी फैन है, गॉज ग्लास है, सेफ्टी वाल्व है, ये वो फिर से बोल रहे हैं नहीं यार वो सब तो है, लेकिन बॉयलर पे लगते क्या क्या है, इस टाइप से सवाल है। आपको समझ में नहीं है, मैंने तो बोल दिया। आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये अगर रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है मतलब मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, शायद से मेरे से वो कुछ एक पर्टिकुलर टर्म सुनना चाहता है। आप सीधा बोल देते कि सर बॉयलर पे माउंटिंग्स होते हैं, एक्सेसरीज होते हैं, ऑक्सिलरीज होते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाता वहीं पे। फिर उसका दूसरा सवाल होता है अच्छा माउंटिंग्स क्या क्या है बोलो, तो सर माउंटिंग्स वो है, वो सारे इक्विपमेंट्स है जो हम सेफ्टी एंड कंट्रोल पर्पस के लिए लगाते हैं। एक्सेसरीज वो है जो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं, और ऑक्सिलरीज वो है जो हमको बॉयलर को चलाने में मदद करती है, उनके बिना हम बॉयलर नहीं चला पाएंगे। तो क्या माउंटिंग्स के बिना बॉयलर चला पाएंगे? हाँ सर बॉयलर तो चला पाएंगे, क्यों नहीं चला पाएंगे, लेकिन हमको चलाने का परमिशन नहीं है, हमको चलाना नहीं है। चल तो जाएगा लेकिन चलाना नहीं है ना। सिमिलरली ऑक्सिलरीज के बिना चला पाएंगे? नहीं सर, ऑक्सिलरीज के बिना हम बॉयलर को चला ही नहीं पाएंगे। ऑक्सिलरीज हमको बहुत सारी ऑक्सिलरीज चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर हम कोई दूसरा टेक्निक निकाल सकते हैं कि ऑक्सिलरीज को बाईपास करके चला दे तो चला सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप बिना आईडी फैन के बॉयलर को चला सकते हो और उसमें दिक्कत नहीं आ रही है तो आईडी फैन आपके लिए जरूरी नहीं है, क्यों खर्चा करना, है ना। अगर फीड पंप के बिना अगर पानी आप भेज सकते हो ड्रम में तो फीड पंप की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया, तीनों चीज, माउंटिंग, एक्सेसरीज और ऑक्सिलरीज लाइफ टाइम में नहीं भूलोगे फिर कभी, है ना। हाँ ओके। उसके बाद बॉयलर का क्लासिफिकेशन वो पता है आपको, हॉट गैस पाथ, वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर, किसके ऊपर बेस करके बोल रहे हो। फर्नेस के पोजीशन पे इंटरनली फायर्ड, एक्सटर्नली फायर्ड, नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन, स्टेशनरी बॉयलर है कि मोबाइल बॉयलर है, ऑयल फायर्ड है कि बायोमास या फिर कोल फायर्ड है, गैस फायर्ड है, तो फ्यूल के टाइप पे। सपोर्ट के हिसाब से टॉप सपोर्ट होगा, बॉटम सपोर्ट होगा, या फिर प्रेशर के हिसाब से होगा, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हाई प्रेशर, उसमें सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। प्रेशर रेंज हमने समझ लिया, है ना। तो उसके बाद कोकरन, लैंकिशायर लोकोमोटिव
बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ये छोटे बॉयलर होते हैं। और बड़ा जो साइज का बॉयलर होता है उसमें आपको मिलता है एफबीसी, पीएफ बॉयलर, ट्रेवलिंग डेट बॉयलर, डब्ल्यूएचआरबी, यही सारी चीजें होते हैं। और जो हमको किसी भी बॉयलर पे चाहिए वो है वाटर, फ्यूल एंड एयर। ये तीन चीजें, कोई भी टाइप का बॉयलर हो, ये तीन चीजें चाहिए। और इन्हीं तीन चीजों के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे मिलेगा आपको, है ना। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट जो भी आपका शेड्यूल किया है उसी शेड्यूल के हिसाब से होगा क्लासेस, उसमें कोई फर्ज नहीं है। और इसी लिंक को रख देना, इसी लिंक पे होगा, ठीक है। ठीक है ओके सर। ओके बहुत दिनेश, बड़ी बाय बाय। थैंक कैसा बाय लगा बाय। क्लास करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। बेसिक टू बेसिक सिखाते हैं आप, बहुत अच्छा। हम्म। मैं भी जब पहला वीडियो देखा था आपने यूट्यूब का, वैसे इतना सीखा नहीं था मैंने किसी से, क्या क्या होते हैं, किसके हिसाब से कर सकते हैं। तो बेसिक क्लियर होता जा रहा है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है कि हाँ इसके लिए ऐसा मीन्स एग्जैक्ट रीजन समझ में आता है क्या कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जब आप बेसिक पूरा का पूरा क्लियर रहेगा तो आप ऊपर वाले कहीं पे भी बैठ के कोई भी चीज सीख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो सीनियर लेवल से, है ना। सही है। चलो भाई, और आज के कॉन्फिडेंस लिए लेवल भी बढ़ रहा है। या गुड गुड, वेरी गुड। ओके, बाय थैंक यू बाय। सर। थैंक यू। बाय बाय सर। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ontogenesis Automation and make your industrial jobs dreams come true. Download the app now. Ontogenesis